हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लेम ऑफ विजडम क्लासेस में। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो रहने वाली है। आ, और यहाँ से आज मैं अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 6 से लेके 6 to 10 साइंस और मैथ। ठीक है, साइंस एंड मैथ पढ़ेंगे हम। और आप सबकी डिमांड पे, अगर आपने डिमांड की तो हम 11वीं और 12वीं की फिजिक्स पे भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, 11वीं और 12वीं की फिजिक्स पे भी हम स्विच कर सकते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी हम स्विच कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो क्लास 9th का टॉपिक है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इस चैप्टर को हम 2 या 3 पार्ट में करेंगे, जिसमें मैं आज इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल करेंगे। और टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन होते हैं, बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड वो करेंगे आज हम इस वीडियो में। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरा कंटेंट, मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका पसंद आता है तो आप मुझको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है रेस्ट और मोशन। सबसे पहले क्या समझना है हमको? रेस्ट और मोशन, ये दो हमको टर्म समझने हैं, रेस्ट एंड मोशन। और साथ साथ आप मेरे लिखते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे तो आपको उसके साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको मेरे साथ साथ याद हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ घर पे ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। मेरे साथ लिखते रहिए। जब मैं कहूँ क्वेश्चन सोल्व करना है तो क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, जब मैं कहूँ पोज करके आपको लिखना है तो आपको पोज करके एक्चुअल में लिखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, इन दो टर्म्स को समझने के लिए हमको पहले पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि पोजीशन एक्चुअल में क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा टॉपिक में पोजीशन। तो सबसे पहले क्या हेडिंग लगाएंगे हम? पोजीशन। पोजीशन, इट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन from the reference point। ठीक है बच्चों, इट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो इस डेफिनेशन में हमारे पास तीन जो है वो मेन वर्ड्स है। जो तीन वर्ड्स है वो मेन वर्ड्स है। एक है डिस्टेंस, एक है डायरेक्शन और एक है रेफरेंस पॉइंट। जब हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करनी हो, ये बताना हो कि इसकी पोजीशन क्या है, तो हम इन तीन मुद्दों पर बात करते हैं। फर्स्ट वन इज, ध्यान से समझते रहिएगा, फोकस यही रखिएगा बोर्ड पर, आपको सब चीजें आसान लगेगी, ये मेरा वादा है आपसे। डायरेक्शन देखनी है आपको, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या देखनी है? डिस्टेंस देखनी है। और रेफरेंस पॉइंट देखना है। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट देखना है। ये तीन चीजें देखनी है, डायरेक्शन देखेंगे आप, डिस्टेंस देखेंगे और रेफरेंस पॉइंट देखेंगे। आपको इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको पता चल जाएगी। हम तीनों के बारे में बहुत विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक अपना जो नींव है वो मजबूत कर ली तो आगे आपको बहुत आसानी होगी। तो डायरेक्शन, डिस्टेंस और रेफरेंस पॉइंट, एक एक करके तीनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे रेफरेंस पॉइंट के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस पॉइंट?
रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि जहां ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब कि एग्जांपल की मदद से समझते हैं, जैसे कि ये आप है, ठीक है ना, आप किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे कि आपकी यहाँ पे प्यारी सी सहेली खड़ी है, ठीक है ना, आप इसको देख रहे हैं यहाँ से, दूर से, ठीक है, ये आप है और ये आपकी महिला मित्र है, ठीक है, और आप इसको देख रहे हैं, तो आप कौन है? ऑब्जर्वर, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कौन से? ऑब्जर्व, ठीक है, और किसको देख रहे हैं? अपनी महिला मित्र को देख रहे हैं जो दूर खड़ी है आपसे। तो आप जहां पे खड़ी हैं इसको मैं बोलूंगा रेफरेंस पॉइंट। ये क्या है? हमारा रेफरेंस पॉइंट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं? अगर मैं ऐसे कहूँ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हम बार बार इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं, आपको जरूरी है बेसिक कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो इसको हम बोल देते हैं ईस्ट की तरफ आप देखें। आपने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी। अब डिस्टेंस, आपके बीच में कितने डिस्टेंस है, और आपने डिस्टेंस भी स्पेसिफाई कर दी। जब आप ये तीन चीजें स्पेसिफाई कर देते हैं किसी भी उसमें, किसी भी सिस्टम में, तो आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इतना बेसिक आइडिया तो होगा आपको। एक्स एक्सिस है, तो सोचिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, आप खड़े हैं यहाँ, ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलूंगा? रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि आप ऑब्जर्वर हैं, आप किसी और को देख रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर लिखा है अभी मैंने। तो आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको कोई मित्र बी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अपने निगाहों का तीर अपने मित्र की तरफ छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये निगाहों का तीर की सबसे पहले आप डायरेक्शन देखेंगे। अब ये डायरेक्शन ना नॉर्थ की तरफ है, ना ईस्ट की तरफ है, ना वेस्ट की तरफ है, ना साउथ की तरफ है, तो हम इसको बोलेंगे ईस्ट। अगर हम इसको रेफरेंस ले तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन होगी और इसकी लेंथ भी आप पता कर लेंगे स्केल से, और रेफरेंस पॉइंट ये है हमारा, तो ये इसकी पोजीशन हो, है ना। तो आप पोजीशन क्या कर सकते हैं? ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ग्राफ में हर बार रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन पे ही माने, कहीं भी आप रेफरेंस पॉइंट मान के अपनी पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर वो क्वेश्चन में लिख दे कि टेक ओरिजिन एज रेफरेंस पॉइंट, या फिर टेक x इज इक्वल टू 2 इज रेफरेंस पॉइंट, तो ये है। अब आपको इसमें से क्या नोट करना था? अब तो उस पे पूरा खिचड़ी पक गई। आपके पोजीशन लिखना था, इट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, फिर ये 3 पॉइंट लिख लेते, ठीक है ना, तो आपको पोजीशन समझ में आ गई। तो उसके बाद हम चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर एक्चुअली हमको कहना क्या चाहता है? इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? कितने तरह के मोशन होते हैं? एक को बोलेंगे, एक मोशन होती है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। एक को बोलते हैं रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। एक को बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, अगर मैं ना बोलूं कि ये लिखना नहीं है, तभी नहीं लिखना है, अदरवाइज आपको चीज नोट करनी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे कि मैंने क्या पढ़ाया था। एक होती है ट्रांसलेटरी मोशन, एक होती है रोटेशनल मोशन, एक होती है सर्कुलर मोशन। ट्रांसलेशन मोशन वो होती है जब कोई बॉडी एक लाइन पर चल रही है, ऐसे ये ऊपर नीचे, ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन।
रोटेशन मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी रोटेशन एक एक्सिस के थ्रू ऐसे, जैसे कि कोई एक्सिस है और यहाँ ऐसे डिस्क घूम रही है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन मोशन। और सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी ऐसे सर्कल पे चल रही है, जैसे कि ये कोई चींटी है और इसने ऐसे सर्कल पे चलना शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है। और इसी में आती है ऑसिलेटरी मोशन। ये शायद आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी भी हो, कि जिसमें ऐसे होता है और पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसको वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये बीच में मेन पोजीशन होती है और ऐसे ऐसे करके पार्टिकल ओसिलेट करता है। ठीक है ना? तो बेसिकली हम इसमें ट्रांसलेशन मोशन की पढ़ेंगे, जिसमें पार्टिकल आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जा रहा होगा, पर इसमें थोड़ा सा मसाला सर्कुलर मोशन का भी होगा, जिसमें हम सर्कुलर मोशन को भी देखेंगे, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर के एंड में देखेंगे हम। ठीक है। बेसिकली हम इसमें ट्रांसलेशन मोशन ही पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसलेशन मोशन में हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बात की कि ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर, ठीक है ना, आगे पीछे। तो इसमें हम बेसिकली 1D मोशन पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1D मोशन? 1D मोशन जब पार्टिकल आगे जा रहा हो ऐसे, या आगे से पीछे, एक लाइन पे आगे पीछे जा रहा, ठीक है, जैसे कि मैं यहां से उधर जाऊं और फिर वापस आ जाऊं, ठीक है, या फिर आप ऐसे बॉल को ऊपर फेंके और फिर बॉल नीचे आ जाए, ठीक है ना। इस तरह की मोशन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। हम इसमें 2D मोशन पढ़ेंगे, उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे पूरा डिटेल में, हम पूरी आपको पढ़ाएंगे, बट अभी 1D मोशन के बारे में अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि 2D क्या होता है, मैंने 2D के बारे में बात की, 1D प्लस 1D। अगर आपने 1D मोशन अच्छे से समझ लिया तो 2D मोशन बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है। ये जो है ये हायर क्लासेस में बहुत काम आएगा, ये जो मैंने लिखा है कि 2D मोशन 1D प्लस 1D होता है। 1D इसमें एक्स एक्सिस में और एक 1D वाई एक्सिस में। ये अगर किसी बच्चे की समझ में ना आया हो तो छोड़ दो उसको, क्योंकि 2D मोशन हमको पढ़नी है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। तो हम रेस्ट और मोशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि रेस्ट और मोशन होता क्या है, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आपको वॉइस सराउंडिंग की वॉइस आती रहेगी, प्लीज मैनेज, प्लीज। और अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। तो हम पढ़ रहे हैं रेस्ट के बारे में। हमने पोजीशन समझ लिया है और मोशन के टाइप समझ लिए हैं, अब हम चैप्टर के अंदर घुसना शुरू करते हैं। तो रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर मोशन पे आएंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए ये बोथ आर दी रिलेटिव क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटीज? रिलेटिव क्वांटिटीज। ये दोनों रिलेटिव क्वांटिटीज हैं। इसका मतलब है कि एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है कि आपने रेफरेंस किसको चुना है, ठीक है। और अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा, बस ये लिख लो, रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव क्वांटिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेस्ट को समझ लेते हैं, फिर मोशन पे। और रेस्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर मोशन तो जल्दी से हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे रेस्ट, ठीक है। हेडिंग लगा के लिखेंगे if the position of the body does not changing with reference point in given interval
in given interval of time, then the object is called as the object is called at rest. अब अगर आपने ये डेफिनेशन समझ ली तो आप रेस्ट को समझ जाएंगे. इफ द पोजीशन पोजीशन में क्या देखना है हमको. पोजीशन में मैंने क्या बताया था, याद कीजिए. डिस्टेंस देखेंगे, अपने नोट्स खोल के देखिए. डिस्टेंस देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे और रेफरेंस पॉइंट. अगर इनमें से कोई एक भी चेंज हुआ, डिस्टेंस चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई या रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ, तो पोजीशन बदल जाएगी. ओके, तो इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंजिंग विद रेफरेंस पॉइंट, अगर किसी बॉडी की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से चेंज नहीं हो रही है किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे. ठीक है ना. चलिए इसका एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा. देखिए ये आप खड़ी, ठीक है, और ये आपकी जो भी जिसको आप अच्छे से चाहते हैं, प्यार करते हैं, मम्मी पापा दीदी महिला मित्र कुछ भी हो सकती है. ठीक है ना. तो ये है आप, ये है आपकी, जो भी आप जिसको भी आप मानना चाहिए. ठीक है ना. मैंने क्या कहा था कि निगाहों का तीर छोड़ना है आपको. निगाहों का तीर छोड़ दिया आपने, तो हम रेफरेंस किसको मान रहे हैं, इसको. ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ऑब्जर्वर को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं. अब ये दोनों रेस्ट में है, मतलब कि रेस्ट का मतलब है इनकी वेलोसिटी जीरो है. क्योंकि ऐसे तो नहीं हम बोल सकते रेस्ट में है ना. रेस्ट तो मैं अभी बता रहा हूँ किसको बोलेंगे. ठीक है ना. हम बोलते हैं कि स्पीड जीरो है, ये चल नहीं है. ठीक है. तो आपने देखा अपने निगाहों के तीर से अपने मित्र की तरफ, तो आपने देखा कि डायरेक्शन भी सेम, ये यहीं पे खड़ी है, ये डायरेक्शन होगी. आपने देखा डिस्टेंस भी सेम है, तीर बढ़ नहीं रहा. फिर आपने देखा रेफरेंस पॉइंट, आपने देखा रेफरेंस पॉइंट तो मैं हूं क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं. ये रेफरेंस पॉइंट है, मैं भी आगे पीछे नहीं हो रहा. तो आपने देखा कि हम दोनों रेस्ट है. समझ में आई मेरी बात. तो आपने क्या देखा कि हम दोनों रेस्ट. सपोज करो कि ये आपकी महिला मित्र आपसे दूर भागने लगे. ठीक है. आपकी जो मित्र हैं वो आपसे दूर भागने लगे. तो आप क्या करेंगे, आप अपने तीर को भी ऐसे दूर दिखाते हैं, ऐसे ऐसे, कि थोड़ी देर में यहाँ होगा, फिर थोड़ी देर में यहाँ होगा. आपने क्या देखा कि डायरेक्शंस भी बदल रही है, ऐसे 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 करके ये नीचे शिफ्ट हो रहा है तीर, और इसकी डिस्टेंस भी बदल रही है, मतलब कि तीर की लेंथ भी बदल रही है. तो मैंने क्या कहा था कि पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए. और पोजीशन चेंज कब होती है, जब डिस्टेंस या डायरेक्शन कुछ भी चेंज हो जाए. तो हमने देखा डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. हाँ, बट रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं हो रहा. रेफरेंस पॉइंट वही का वही है. तो क्या कर रही है ना, आपकी डिस्टेंस भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. डायरेक्शन देखो कैसे चेंज हो रही है. ये तीर पहले ऐसे था, ये इसकी डायरेक्शन थी, फिर ऐसे. अगर मैं इसको नॉर्थ मान लूं, इसको ईस्ट मान लूं, तो ये ऐसे ईस्ट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है ना. इसकी डायरेक्शन बदलती जा रही है. पहले नॉर्थ के पास था, फिर धीरे धीरे ईस्ट में शिफ्ट हो जाएगी, है ना. और उसकी लेंथ तो देखो आप फील ही कर सकते हो, बढ़ रही है ना. तो हम इसको बोलेंगे मोशन में. ठीक है. रेस्ट कब था, जब ये दोनों खड़े थे. अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं. हमने लिया है आप जा रहे हैं मंसूरी ट्रेन में बैठ के. ये ट्रेन का डिब्बा है, आपने बुकिंग कराई है,
आप हैं, आपकी फैमिली है, और क्या है, आप डिब्बे में बैठे हैं बढ़िया एकदम मस्त। आपको अचानक से इस क्लास की याद आ गई और आपने पूछा, पापा पापा मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ? तो पापा अगर साइंस के टीचर हुए तो वो बता देंगे पक्का, या फिर साइंस स्टूडेंट रहे, और या फिर उन्होंने आपकी तरह 9th और 10th अच्छे से पढ़ी होंगी तो भी बता देंगे। पर आप खुद से देखना, अब अपनी निगाहों का तीर अपने पापा की तरफ छोड़, तो अब आप कौन है? आप ऑब्जर्वर हैं, और आप अपने पापा की पोजीशन निकाल रहे हैं अपने रिस्पेक्ट। क्योंकि हम पोजीशन देखते हैं जब हमको रेस्ट और मोशन डिफाइन करना हो कि पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे? अपनी निगाहों का तीर अपने पापा की तरफ छोड़ेंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे? आपने छोड़ दिया निगाहों का तीर, और आपको पता चल गया कि रेफरेंस पॉइंट भी मैं हूं। रेफरेंस पॉइंट तो भाई चेंज नहीं, ठीक है? रेफरेंस पॉइंट आपने फिक्स कर रखा है। आप देख रहे हो कि पापा, न तीर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, न तीर की लेंथ चेंज हो रही है, ऐसे ही तो जाओगे आप साथ 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 साथ। तो आपने कहा कि हाँ, हम रेस्ट में, ठीक है? तो आप उस दौरान किस में हो? रेस्ट में हो। अच्छा, अगर आप यही बात अपने दोस्त से पूछोगे जो बाहर आपको छोड़ के गया है रेलवे स्टेशन पे, तो आपका दोस्त कहेगा, अच्छा सर ने पढ़ाया था, भैया ने पढ़ाया था कि पहले रेफरेंस पॉइंट जो कि मैं हूँ, फिर तीर छोड़ना है, और फिर वो देखेगा कि तीर बढ़ता जा रहा है और डायरेक्शन भी बढ़ती जा रही है, तो आपको मोशन में। तो आप क्या लिखोगे? समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप पूछ सकते हो, मैं हर स्टूडेंट के क्वेश्चन का जवाब दूंगा, पक्का। आप पूछ सकते हैं अगर आपको भेजे, और अगर आपको कहीं भी मेरे टीचिंग स्टाइल में कोई भी कमी लगती है, आपको लगता है कि सर ये चीज आपने मिस की, सर ये भी बताते चलिएगा, ये लूप होल था, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज, क्योंकि मुझे और बेहतर होना है आपके लिए, ठीक है? तो ये नोट कीजिएगा। होप तो कर लिया होगा। अब मैं मोशन की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। चलिए मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं। मोशन की डेफिनेशन लगा लीजिएगा, हेडिंग मोशन, लिखो, इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज changing with respect of reference point, then object is at object is in motion, ठीक है बच्चा? और इसमें मंडी मोशन पढ़ेंगे। मंडी मोशन जैसे कि हमने देखा होगा कि स्विमिंग पूल है, आपकी बुक में बना हुआ है, स्विमिंग पूल में ऐसे ऐसे पार्टीशन किए हुए हैं, और यहाँ से स्विमर कूदता है पानी में और कूद के यहाँ पे चला जाता है, ठीक है? तो ये भी क्या है? मंडी मोशन है। कार स्ट्रेट रोड पे चल रही है, वो भी मंडी मोशन है। इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए, या फिर आपने मैंने बोली होगी तब भी लिख ली होगी, तो मैं इसको रख सकता हूँ। तो ये है। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, मैंने अपने सर से पढ़ी थी जब मैं स्कूल में था, हमारे सर थे, उन्होंने पढ़ाई थी, उन्होंने वो कैसे पढ़ाया था सर को, क्रेडिट गोज टू माय फिजिक्स सर। क्वांटिटीज एक तो होती है फिजिकल क्वांटिटीज, एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम माप सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि 1 मीटर कपड़ा, या फिर 1 किलो दूध,
या 1 लीटर दूध, है ना, इनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, इनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और सपोज करो आपने कुछ कर दिया और आपके मुंह पे झापड़ पड़ा है, आपने दर्द को माप सकते हैं? नहीं, है ना। और सपोज करो आप पिट रहे हैं, ठीक है, और आपकी मम्मी आपको बचा नहीं रही, ठीक है, और जो मन में वो जो पीड़ा है कि मम्मी ने मेरे को बचाया नहीं, उस पीड़ा की इंटेंसिटी को आप माप सकते हैं? नहीं। ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, उनको फिजिक्स में हम नहीं पढ़ते, ये आप डेली लाइफ में इनको पढ़ते हैं, बट फिजिक्स में तो नहीं पढ़ते, तो हम इसमें हेडिंग लगाएंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। साउंड का इश्यू रहेगा, हम बहुत जल्द साउंड को भी अच्छा करेंगे, बट अभी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल लीजिए फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में आता है स्केलर। फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम स्केलर और एक को बोलते हैं हम वेक्टर। स्केलर क्या होती है? स्केलर होती है इट इज द क्वांटिटी, it is the quantity that have only numerical value। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इट इज द क्वांटिटी दैट हैव both numerical value and direction। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है उसको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। इसको आप ना जब आप 11th में जाएंगे फिजिक्स में भी डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हुए तो 12th की मैथ में तो बहुत ज्यादा डिटेल में इसको वेक्टर, ठीक है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि स्केलर जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेक्टर जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं फोर्स अगर मैं बात कहूं स्पीड की, ठीक है, स्पीड में आप क्या बोलते हो? जैसे कि आपने अपने पापा से पूछा कि आप चले जा रहे हो कहीं बाइक पे, आपने पापा से पूछा कि पापा स्पीड कितनी है बाइक की, आपके पापा बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्पीड की सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ, नहीं, ये स्पीड नहीं है, फिर ये वेलोसिटी होगी। जब आप डायरेक्शन भी बता देते हो वो स्पीड नहीं होता, फिर तब वो वेलोसिटी होता है, ओके। और जो स्पीडोमीटर होता है उसमें डायरेक्शन थोड़ी पता चलती है, जो कार में बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है जिसमें वो सुई होती है जिनमें नंबर्स होते हैं, सिर्फ नंबर शो करता है, वो डायरेक्शन शो नहीं करता, ओके, क्योंकि स्पीड सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड करता है, ठीक है। अब अच्छा मैं फोर्स की बात करता हूँ। अब फोर्स में आप बात ही नहीं कर पाओगे बिना डायरेक्शन के। जैसे कि मैंने कहा 10 न्यूटन फोर्स लगा भाई, आप पूछोगे किधर लगा, अब आप डायरेक्शन भी तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगी, आप पूछोगे किधर लगा, ईस्ट की तरफ लगा, नॉर्थ ईस्ट के बीच में लगा, वेस्ट की तरफ लगा, कहाँ लगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बताओ मेरे को डायरेक्शन स्पेसिफाई करो। तो मैंने कहा कि 10 न्यूटन फोर्स लगा ईस्ट में,
ठीक है। तो स्पीड और फोर्स की मदद से आपने समझ लिया, और इसमें वेलोसिटी भी आती है। जब आप स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बता दें तो वो वेलोसिटी हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा, देखो स्पीड और वेलोसिटी में अंतर समझते हैं। मैंने कहा कि मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा हूँ, तो ये स्पीड होगी। और मैं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर आर की स्पीड से इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, तो ये वेलोसिटी हो गई। जब आप डायरेक्शन भी बता देते हैं तो वेलोसिटी, और जब आप डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते तो स्पीड। ठीक है ना। ऐसे ही आपने फोर्स का तो एग्जांपल समझ ही लिया होगा। मैंने वेलोसिटी का निकाल लिया क्योंकि इस चैप्टर में हम स्पीड और वेलोसिटी से ही डील करेंगे। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन। ये है सॉरी, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन बोला था मैंने। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे हम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं अभी रिकॉर्डिंग भी चली हुई है या नहीं। ठीक है, चलो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ेंगे। भैया इतनी बार क्यों रिपीट करते हो एक ही बात को? चलो, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ covered by a body is called distance। देखो ये जो डेफिनेशन है ना बहुत क्रिस्प है। क्रिस्प मतलब कि जब आप एग्जाम के टाइम में आपको जो चीजें हैं वो जल्दी रिवाइज करनी होंगी तो आप ये डेफिनेशंस देख के जा सकते हो। एक्चुअल पाथ लेंथ का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट ने सही में पाथ लेंथ चली थी। जैसे कि सपोज करो ये है आपका घर, ठीक है, ये आपका प्यारा घर। ये तो सर झोपड़ा है, घर नहीं है। नहीं, ये घर ही है, ठीक है। और ये है आपका स्कूल, ठीक है। अच्छा, जो ईमानदार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? सीधा घर से स्कूल और स्कूल से घर। ईमानदार बच्चा तो यही करेगा कि पेरेंट्स ने घर से भेजा है तो घर से स्कूल, स्कूल से घर, ऐसा ही होगा। बट कुछ बच्चे खुराफाती होते हैं, वो क्या कहेंगे? घर से निकलेंगे, पहले जाएंगे अपने दोस्त के घर, ठीक है। ये आप है, चलो आपको मैं मान लेता हूँ बंटी, ठीक है ना, बंटी। और ये यहाँ पे है बबली। बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली, ठीक है। तो ये बंटी अपने घर से निकले तो बबली के घर चले गए। तो बबली से मिले, बोला चलो चलते हैं मंदिर में। तो बंटी और बबली गए, मंदिर में गए, भगवान से दुआ मांगी कि हे भगवान हमको पास कर देना। पूरी क्लास गई भाड़ में, ठीक है। घर, अब ये घर, घर नहीं मंदिर, मंदिर में पहुंच गए। तो वहां मंदिर से भगवान का आशीर्वाद लिया, और फिर मंदिर से जब 3-4 पीरियड निकल गए फिर स्कूल गए, और स्कूल में बहाना लगा दिया, सर ये था, सर वो था, सर आज बस लेट थी, ठीक है। कुछ भी बहाना लगा दिया स्कूल में तो लग जाता है बहाना, ये नहीं लगता। तो चलो मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस इन्होंने कवर की है, ये जो लेंथ इन्होंने चली है, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। जो एक्चुअल में बंटी और बबली ने कवर की, ये देखो, ये ये, ये क्या है? डिस्टेंस।
पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, यहाँ ये जो इनिशियल पॉइंट है वो जो फाइनल पॉइंट था वहां से निगाहों का तीर छोड़ेंगे। अब देखो जब भी वेक्टर क्वांटिटी आती है निगाहों से तीर छोड़ना जरूरी हो जाता है वहां पे। निगाहों से तीर क्या, जो आपको डायरेक्शन बताएगा, फिर जिसकी जो पूंछ है तीर की वो इनिशियल पॉइंट पे और जो हेड है वो फाइनल पॉइंट पे रहे। ठीक है, तो आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपनी निगाहों से तीर चलाया और जो कैसा तीर था वो ऐसा तीर था जो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट पाथ कवर करे। अब आप तो बोलेंगे कि ऐसा तो रास्ता ही नहीं है सर स्कूल से घर तक का, है ना। तो इसको फिजिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। फिजिक्स कहती है चाहे रास्ता हो चाहे रास्ता नहीं हो, बट आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करनी है, चाहे बीच में पहाड़ ही क्यों ना हो, ऐसे ऐसे करके पहाड़ ही क्यों ना हो बीच में, पर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर मान के चलिए। ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है, इस पर खूब सारे क्वेश्चन करने हैं ताकि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले डायग्राम भी बनाएंगे आप, और ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे तो प्लीज पॉज द वीडियो, राइट डाउन। ओके चलो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग लिख लेते हैं। एक बार फ्रेम देख लेते हैं कि फ्रेम में, हाँ आ रहा है, ठीक है ठीक है। It is the shortest distance covered by the body from initial to final point। ठीक है, समझ में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड है बॉडी द्वारा इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक। ये मेरी डेफिनेशन है, हम बुकिश डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। हाँ बुकिश डेफिनेशन लिखेंगे अगर किसी बच्चे को लिखनी है। Displacement is a net change in the position of the object between the two given instant of time। अगर आप लिखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, नहीं है भी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, मैं दोबारा इसको बोल सकता हूँ, इट इज द नेट चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब कि हमको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ती है, निगाहों का तीर छोड़ के बताना पड़ता है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुई, पर डायरेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी है। लिख लेना भाई, जहां मैंने डिस्टेंस की वो लिखवाई है ना, डेफिनेशन लिखवाई है, उसके नीचे लिख लेना भाई प्लीज, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि इसको उससे पता है, मतलब कि ये आप कमेंट तो नहीं करोगे, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, ये इसका मतलब है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये नंबर्स पे डिपेंड करती है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि डायरेक्शन आगे है या पीछे, बट डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से बहुत लेना देना। ठीक है, तो इसकी और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी और इनकी एसआई यूनिट भाई लिख लो प्लीज। ये छोटी छोटी बातें, छोटी मगर मोटी बातें छूट ना जाए। एसआई यूनिट क्या होगी दोनों की, मीटर। ठीक है ना, दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। तो क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको भी लिखना है, स्क्रीन पॉज करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर उसका सॉल्यूशन देखना। चलिए शुरू करते हैं।
मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल आड़ा टेढ़ा बन गया थोड़ा, मान लीजिए ये सर्कल है, चलो काम चला लीजिए किसी, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। यहाँ पे है बंटी जी हमारी, जो अभी अभी बबली से मिलने गए थे, ये है हमारे बंटी जी। तो बंटी जी क्या करते हैं, यहां से अपना रास्ता शुरू करते हैं और यहां आकर खत्म कर देते हैं, ठीक है। बंटी क्या करते हैं, यहां से अपना रास्ता शुरू करते हैं और यहाँ पे खत्म कर देते हैं, और इसकी जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बंटी, आपको कितनी डिस्टेंस कवर करी बंटी ने वो बताना है। दूसरा, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। ये दो क्वेश्चन करो, स्क्रीन को पॉज करो और ये दोनों क्वेश्चन करने की ट्राई करो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं ट्राई करोगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। प्लीज क्वेश्चन ट्राई कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, फिर इसको सॉल्यूशन देखिए। चलिए मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। डिस्टेंस कवर्ड बाय बंटी, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर पूरे सर्कल का, ये आर क्या है, रेडियस है यहाँ पे, है ना, और हाफ सर्कल का इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है वो है पाई आर, पूरी डिस्टेंस कितनी है 2 पाई आर, बट उसने तो आधी ही कवर की है, तो पाई आर, मतलब 2 से डिवाइड हो गया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज पाई आर, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। मतलब कि या इसको बोल सकते हैं 14 पाई, रेडियस की वैल्यू हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और अगर आपको पाई की वैल्यू रखनी हो तो ऐसे 22/4, ये 2 से 2 कट गया, आगे 44 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी कि शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी डिस्टेंस ये है, सबसे छोटी डिस्टेंस ये है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये कितनी है, ये 14 है, यहां से यहां तक ये 14 है सेंटीमीटर। यूनिट भी ध्यान से, जब आपकी कॉपी चेकिंग होती है तो टीचर्स यूनिट में बड़े नंबर काट लेते हैं, तो 14 सेंटीमीटर यहाँ, 14 सेंटीमीटर यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई भाई, 14 + 14, तो यहाँ पे हो गई 28 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस हमने अभी निकाली थी 14/2, लेकिन 2/5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।